हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम आपको 11th क्लास के समुच्चय के थ्योरी में बताने वाले हैं और इस थ्योरी में हम लोग समुच्चय के कंसेप्ट को कुछ समझेंगे और उसके बाद अगले थ्योरी में हम आपको इसका एक्सरसाइज करने के लिए बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि समुच्चय होता क्या है समुच्चय, समुच्चय किसे कहते हैं। इस परिभाषा को सबसे पहले हम लोगों को समझना है। तो समुच्चय वस्तुओं के एक सुनिश्चित संग्रह को समुच्चय कहा जाता है। वस्तुओं के जब यदि कोई वस्तु या कोई भी संख्या समूह एक निश्चित पैटर्न पे सजा हो, जिसे ही हम लोग समुच्चय कहेंगे। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। दो चीज होता है, एक सुनिश्चित होता है और एक निश्चित होता है। तो वस्तुओं के सुनिश्चित संग्रह को ही समुच्चय कहा जाता है। तो ये समुच्चय का डिफिनेशन हुआ कि कोई भी ऐसी वस्तु जो एक निश्चित तरीके पे, एक निश्चित पैटर्न पे सजाई गई हो, एक निश्चित मान रख करके उसको बताया जाता हो, उसे हम लोग समुच्चय कहेंगे। तो ये हुआ समुच्चय का परिभाषा। प्रायः कोई भी फंक्शन, प्रायः कोई भी समूह एक समुच्चय नहीं हो सकता है। कोई भी समूह एक समुच्चय नहीं हो सकता है, क्योंकि समूह, किसी समूह का समुच्चय होने का शर्त है कि वो एक सुनिश्चित या सुपरिभाषित फलन में होना चाहिए, तभी उसे हम लोग समुच्चय कहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि समुच्चय क्या है। तो समुच्चय एक सुनिश्चित या सुपरिभाषित फलन को समुच्चय कहते हैं। और समुच्चय को हमेशा, किसी भी समुच्चय को हमेशा अंग्रेजी के बड़े अक्षर द्वारा सूचित किया जाता है। अंग्रेजी का जो लेटर होता है उसे हम लोग कैपिटल के द्वारा सूचित करते हैं। आप A to Z में किसी द्वारा भी आप उसको इंडिकेट कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा हमेशा ही कैपिटल में होना चाहिए। ये हमेशा बड़ा में होना चाहिए, ये छोटा में नहीं होना चाहिए, हमेशा कैपिटल में होना चाहिए। और प्रायः किसी भी समुच्चय को, कोई भी समुच्चय, किसी भी समुच्चय को हम लोग उसके अवयवों को हम लोग मझौला कोष्टक में रखते हैं, मझौला ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है। और कोई भी समुच्चय का निर्माण अवयवों, एलिमेंट्स से मिलके हुआ होता है। कोई भी समुच्चय का निर्माण अवयवों से मिलके हुआ होता है। एक एक अवयव मिलकर के एक समुच्चय का निर्माण करते हैं और वो सुपरिभाषित होता है, उसे हम लोग समुच्चय कहते हैं। ये है हमारा परिभाषा कि वस्तुओं के सुनिश्चित फलन संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ये परिभाषा है, अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं। और समुच्चय को अभी हम आपको बताएंगे, किसी भी समुच्चय को अंग्रेजी के बड़े अक्षर द्वारा लिखा जाता है। जैसे हम A बराबर, B बराबर, X बराबर, Y बराबर, ऐसे करके हम लोग समुच्चय को इंडिकेट करते हैं, सूचित करते हैं। और किसी भी समुच्चय का निर्माण, कोई भी समुच्चय का निर्माण अवयवों से मिलकर हुआ होता है, यानी उसके अंदर जो एलिमेंट्स होता है, एलिमेंट्स से हुआ होता है। और हमेशा ही हम किसी समुच्चय के अवयवों को मझौला ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, मझौला कोष्टक के अंदर रखते हैं। वो होता है एक समुच्चय का निर्माण। जैसे एक समुच्चय अगर हम लिखना चाहते हैं, जैसे कि एक समुच्चय हम बनाना चाहते हैं, तो हमारा जैसे हो जाएगा, जैसे A बराबर, ये हो गया हमारा मझौला ब्रैकेट, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये हो गया हमारा एक समुच्चय, ये समुच्चय हो गया। तो हमेशा हम किसी भी समुच्चय को अंग्रेजी के बड़े अक्षर द्वारा सूचित करते हैं। जैसे Z इक्वल टू, ये हो गया हमारा A B C D, ये हो गया हमारा एक समुच्चय। तो ये हुआ एक समुच्चय को। तो किसी भी समुच्चय को हम अंग्रेजी के बड़े अक्षर द्वारा सूचित करते हैं और किसी भी समुच्चय को के अवयवों को हम लोग यानी मझौला ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। तो हमारा ये तीनों मिल करके जो कहलाएगा वो कहलाएगा अवयव, अवयव, जिसको हम लोग इंग्लिश में एलिमेंट्स कह सकते हैं, एलिमेंट्स कह सकते हैं हम लोग। ये अवयवों से मिलकर ही एक समुच्चय का निर्माण हुआ होता है। ये है आपका एक समुच्चय और आपका समुच्चय का एग्जाम्पल। जैसे समुच्चय के कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं, समुच्चय को लिखने का कुछ इम्पोर्टेंट रूल है। जिस रूल को हम लोग समझेंगे तो ये बात पता चलेगा कि किसी भी समुच्चय को अंग्रेजी के बड़े अक्षर द्वारा सूचित कर लिया जाता है और उसके अवयवों को हम लोग कॉमा द्वारा इसके अंदर लिखते हैं अलग करके और मझौला कोष्टक में लिखते हैं। और कोई भी समुच्चय को, किसी भी समुच्चय को हम लोग समुच्चय के अंदर उसके अवयवों को
एक बार अगर लिख देते हैं तो उसमें दोबारा हम नहीं लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि ए एक समुच्चय है, ए बी सी डी, फिर ए, तो ये हम लोग नहीं लिखेंगे। दो बार किसी समुच्चय के अंदर एक अवयवों को दोबारा नहीं लिखा जाता है, दोहराया नहीं जाता है। कोई भी ऐसा समुच्चय हो जिसमें उसके अवयवों को एक बार लिख देने से दोबारा नहीं लिखा जाता है। अगर लिखा भी जाता है तो उस एलिमेंट्स का कोई वैल्यू नहीं होता है, उस एलिमेंट्स का कोई महत्व नहीं रह जाता है। इसलिए हम लोग किसी भी समुच्चय के अंदर एक अवयवों को जब लिख देते हैं तो दोबारा उस अवयवों को हम लोग नहीं लिखते हैं। देखते हैं अब हम इस समुच्चय के अंदर एक होता है कार्डिनल संख्या। समुच्चय के अंदर एक समुच्चय में होता है कार्डिनल संख्या, उसको हम लोग देखते हैं। कार्डिनल संख्या, इसको इंग्लिश में कार्डिनल नंबर बोलते हैं। कार्डिनल नंबर किसे बोलते हैं? कार्डिनल नंबर हम लोग उसे बोलते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट दैट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। मतलब कार्डिनल नंबर उसे बोला जाता है किसी समुच्चय के अंदर जितने अवयव होते हैं, कोई समुच्चय जितने अवयवों के साथ अपने आप का निर्माण किया होता है उसे ही कार्डिनल नंबर कहते हैं। जैसे मान लीजिए सेट ए में दिया हुआ है एलिमेंट्सों की संख्या, जैसे 1 2 3 4 5, ये कितने एलिमेंट है? 5 एलिमेंट है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कार्डिनल नंबर। जैसे हम लोग इसका परिभाषा समझेंगे, परिभाषा अगर जानते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं नंबर्स ऑफ एलिमेंट in a set, number of element in a set that is called cardinal number। यानी किसी भी समुच्चय के अंदर उसके अवयवों की संख्या ही कार्डिनल नंबर, कार्डिनल संख्या कहलाती है। जैसे किसी समुच्चय में उसके अवयवों की संख्या ही कार्डिनल नंबर, कार्डिनल संख्या कहलाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे दिया जाए y, ए बी सी डी ई, इसमें पूछा जाए कि कार्डिनल नंबर किसे कहेंगे, कार्डिनल संख्या किसे कहा जाता है, तो कार्डिनल संख्या हम लोग इसको बोलेंगे नंबर ऑफ बी। जैसा हम लोग इसको सूचित करेंगे नंबर ऑफ बी, यानी इसका मतलब हुआ कि बी का मोड। कार्डिनल नंबर ऑफ बी इक्वल टू, तो इसमें बी y है, यहाँ पे एक समुच्चय जो दिया हुआ है y है, मतलब नंबर ऑफ y इक्वल टू नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ y इक्वल टू 1 2 3 4 5, ये 5 हो जाएगा, यही हमारा ये आंसर होगा। तो किसी भी समुच्चय के अंदर उसके कार्डिनल नंबर को, कार्डिनल संख्या को हम लोग उस समुच्चय के अंदर जितने भी यानी अवयव होते हैं उसे ही हम लोग कार्डिनल नंबर कहते हैं। ये है आपका कार्डिनल नंबर। तो किसी भी समुच्चय के अंदर कोई भी समुच्चय के कार्डिनल नंबर अगर पूछा जाए तो हम लोग एकदम बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं कि उसके कार्डिनल नंबर कितना है। जैसे हम एक समुच्चय लिख रहे हैं, एक समुच्चय का निर्माण हम कर रहे हैं और उसमें हम लोगों को बताना है कि कार्डिनल नंबर कितना है। जैसे ए इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच, हो गया, ये हो गया। अब अगर इसमें पूछा जाए नंबर ऑफ ए, मतलब मोड ए का मान, तो ये पूछ रहा है हमसे कार्डिनल नंबर। ये कार्डिनल नंबर का सूचक होता है, इसे हम लोग बोलते हैं कार्डिनल नंबर। तो ये गिनेंगे हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गया 8, ये हो गया हमारा आंसर। समुच्चय को अभिव्यक्त करने की 2 विधियां हैं, है ना। हम लोग अभी तक समुच्चय के इंट्रोडक्शन के बारे में जाने कि समुच्चय होता है क्या है, किसके द्वारा सूचित किया जाता है, उसके अंदर उसके अवयव को क्या कहते हैं। अगर कोई समुच्चय दिया हो और उसके अंदर उसके अवयव भी दिए हो तो उसके अवयव को हम लोग कार्डिनल नंबर बोलेंगे, उसके अवयवों की कुल संख्या को कार्डिनल नंबर बोलेंगे। अगर कोई
कोई पूछता है कि कार्डिनल नंबर, किसी समुच्चय का कार्डिनल नंबर किसे कहा जाता है, तो हम लोग बोलते हैं कि किसी समुच्चय के अंदर उसके कुल अवयवों की संख्या को कार्डिनल नंबर कहा जाता है। तो इस अगर आप अच्छा से थ्योरी को समझ लें, पढ़ लें, तो आपको एक्सरसाइज बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती। इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको थ्योरी बताऊंगा और अगला एक्सरसाइज हम लोगों का एनसीईआरटी बुक से हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। तो यहाँ से थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान रखना है कि समुच्चय को व्यक्त करने की दो विधियां हैं, है ना। मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट, रिप्रेजेंटिंग सेट, दो तरह से हम लोग किसी समुच्चय को व्यक्त कर सकते हैं। सबसे पहला सारणी या तालिका रूप, जिसको हम लोग ट्यूबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म कहते हैं, या फिर प्रतीकात्मक या समुच्चय निर्माण रूप, जिसे हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसको जानते हैं। ज्यादातर हम लोगों को एग्जाम में या बुक में ज्यादातर हम लोगों को मिलेगा सारणी रूप में लिखने के लिए, या रोस्टर रूप में हिंदी में ही लिख देता है, या फिर समुच्चय निर्माण में। तो ये दोनों होते क्या है, इसको हम लोगों को परिभाषा को समझना है। किसी भी समुच्चय को बस हम दो ही विधि द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, दो विधि द्वारा व्यक्त किया जाता है ना। एक सारणी विधि द्वारा सारणी रूप, जिसको हम लोग रोस्टर रूप भी कह सकते हैं इंग्लिश में, और एक को बोलते हैं समुच्चय निर्माण विधि द्वारा, इसको बोलते हैं हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म। तो इस दोनों में क्या अंतर है, एक सिंपल सा छोटा सा अंतर है जो आप इसको समझ लीजिएगा। अगर हम इस छोटे से डिफरेंट को दोनों में अगर समझ लिए तो हम लोग समझ जाएंगे। जैसे एक नंबर सारणी रूप, या जिसको रोस्टर फॉर्म बोलेंगे, तालिका रूप क्या है, तो इसमें हम लोग किसी भी समुच्चय को, एक नंबर में हम लोग किसी भी समुच्चय को, उसके एलिमेंट्स को, उसके अवयवों को अलग अलग कॉमा के द्वारा लिखा जाता है, जिसे ही हम लोग सारणी या तालिका रूप कहते हैं। लोग सारणी या तालिका रूप कहते हैं। जैसे किसी भी समुच्चय के अंदर उसके अवयवों को, जैसे मान लीजिए कि a बराबर, हम यहाँ से लिख दें 2, 4, 6, 8, 10, तो ये हमारा हो गया सारणी या तालिका रूप, जिसे हम लोग रोस्टर फॉर्म भी कह सकते हैं। तो इसे हम लोग बोलेंगे, ये जो लिखा हुआ है समुच्चय, इस समुच्चय का निर्माण जो है वो सारणी विधि द्वारा, मतलब सारणी विधि द्वारा हुआ है। इसे हम लोग सारणी रूप कहेंगे। यानी किसी भी समुच्चय के अंदर उसके अवयवों को अगर कॉमा के द्वारा अलग करके लिख दिया गया तो आप समझ लीजिए कि वो सारणी रूप में है। अब हम लोग आते हैं समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप किसे कहते हैं, तो किसी भी समुच्चय के अंदर उसके अवयवों को कॉमा द्वारा न लिख करके, किसी समुच्चय के अंदर उसके अवयवों को कॉमा द्वारा अलग अलग करके ना लिख करके, बल्कि उस समुच्चय के अंदर अवयवों को गुणों को लिखा जाए, जिसे ही हम लोग समुच्चय निर्माण विधि कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू आप इसको समझ सकते हैं कि उसके अंदर अवयवों को न लिखकर बल्कि उसके गुणों को लिखा जाता है, उसे हम लोग समुच्चय निर्माण विधि कहते हैं। जैसे x such that x प्रथम 5 प्राकृत संख्या, प्रथम 5 प्राकृत संख्या, ये हो गया हमारा। ये जो विधि है वो समुच्चय निर्माण विधि है। हम इसमें अवयवों को अलग अलग न करके बल्कि इसके रूप को लिखे हैं, बल्कि इसके मान को, इसके अर्थ को लिखे हैं, मतलब इसका मान लिखा हुआ है, इसका अर्थ लिखा हुआ, उसे ही हम लोग कहते हैं समुच्चय निर्माण विधि। सारणी विधि और सारणी तालिका रूप और समुच्चय निर्माण रूप दोनों का परिभाषा यहाँ आपको लिख दिया गया है। इस परिभाषा को आप चाहते हैं तो आप नोट भी कर सकते हैं इस परिभाषा को। जैसे सारणी या तालिका रूप, किसी समुच्चय में उसके अवयवों को कॉमा द्वारा अलग अलग कर लिखना ही सारणी या तालिका रूप कहलाता है। कोई भी समुच्चय के अंदर उसके अवयवों को कॉमा द्वारा, एक एग्जाम्पल है आपके सामने, ये आप एग्जाम्पल भी नोट कर सकते हैं। जैसे प्रतीकात्मक या समुच्चय निर्माण रूप, किसी समुच्चय में उसके अवयवों को कॉमा द्वारा न लिखकर, इसमें उसके अवयवों को कॉमा द्वारा नहीं लिखा जाता है, इस आगे लिखा हुआ है उसे यानी उसके अवयवों को, उसके गुणों को लिखकर ही लिखना ही क्या कहलाता है, समुच्चय निर्माण विधि या रूप कहलाता है। जैसे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। x such that x प्रथम 5 प्राकृत संख्या, x such that x प्रथम 5 प्राकृत संख्या, ये हुआ इसका डेफिनेशन, ये हुआ इसका परिभाषा। अब हम लोग
समुच्चय के प्रकार, काइंड्स ऑफ सेट समझेंगे, यानी समुच्चय के कितने प्रकार। तो लगभग समुच्चय के 8-9 प्रकार, 7-8 प्रकार होते हैं, जिसके बारे में हम लोगों को एक एक करके पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग समुच्चय के प्रकार समझेंगे। तो यहाँ पे जो समुच्चय दिया हुआ सबका समुच्चय, वो जो था हम लोगों का समुच्चय को निरूपित करने का विधि था, मतलब निर्माण करने का। 2 ही तरीका से हम लोग निर्माण कर सकते हैं किसी समुच्चय का, लेकिन ये अनेकों प्रकार का समुच्चय होता है। सबसे पहले परिमित और अपरिमित समुच्चय, जिसको फाइनाइट एंड इनफाइनाइट समुच्चय कहते हैं। परिमित और अपरिमित समुच्चय और समतुल्य समुच्चय, फिर बराबर समुच्चय, रिक्त समुच्चय, एकल समुच्चय, उप समुच्चय और अधिसमुच्चय, ये अनेकों प्रकार का समुच्चय है। तो सबका अलग अलग परिभाषा होता है, सबका अलग अलग डिफिनेशन होता है। जैसे परिमित और अपरिमित समुच्चय, तो परिमित और अपरिमित समुच्चय का परिभाषा अगर हम लोग देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो किसी समुच्चय के अंदर उसके अवयवों को अगर गिना जा सके, अगर गिनती की संख्याओं के साथ हो, अगर मान लीजिए उसके अवयवों को गिन सकते हैं। जैसे 1 नंबर में जैसे एक सेट दिया हुआ है ए बी सी डी, ये हो गया। तो इस समुच्चय को हम लोग परिमित समुच्चय बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अवयवों को हम लोग गिन सकते हैं। इसी में अपरिमित समुच्चय, तो अपरिमित समुच्चय वैसे समुच्चय जिसके अंदर उसके अवयवों को नहीं गिना जा सकता है, अपरिमित होता है, यानी अपरिभाषित होता है। इसका मतलब होता है कि वो अनगिनत तक होता है। जैसे मान लीजिए हम एक लिख दें 1 2 3 4 डैश डैश डैश, ये इन्फिनिटिव, मतलब इसका मतलब हुआ कि ये अनंत तक गया, इसके अवयवों की संख्या को हम लोग नहीं गिन पाए। तो ये हुआ हमारा अपरिमित समुच्चय। तो दोनों का अलग अलग परिभाषा होता है, परिमित और अपरिमित का। समतुल्य समुच्चय, समतुल्य समुच्चय वैसे 2 समुच्चय ए और बी, वैसे 2 समुच्चय जिनके अवयवों की संख्या सिर्फ समान हो। अवयव समान नहीं हो, अवयवों की संख्या। जैसे 2 नंबर में हम लोग देखते हैं, जैसे एक सेट ए दिया हुआ है, ए बी सी डी, फिर एक बी दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है 1 2 3 4, ये हो गया यहाँ पर। तो यहाँ से हम लोग अगर देखना चाहते हैं, अगर हम लोग समझेंगे तो समतुल्य समुच्चय आपको समझ में आएगा। तो ए और बी 2 समुच्चय दिया हुआ है और दोनों में इसके अवयवों की संख्या यानी एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है, आपस में बराबर है। इसे हम लोग बोलेंगे समतुल्य समुच्चय। जैसे 1 2 3 4, नीचे वाले में भी 1 2 3 4 है, तो ये हो जाएगा हमारा समतुल्य समुच्चय। अब हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे बराबर समुच्चय। तो बराबर समुच्चय वैसे समुच्चय जिसमें उसके अवयवों की संख्या के साथ साथ उसके अवयव भी आपस में बराबर हो, उससे हम लोग समुच्चय यानी बराबर समुच्चय कहते हैं। संख्या बराबर हो ही, 5 एलिमेंट है तो दोनों में 5 ही एलिमेंट, लेकिन अगर एक में ए बी सी डी हो तो नीचे वाले में भी ए बी सी डी होना चाहिए। जैसे एग्जांपल में हम आप देख सकते हैं, यदि ए बराबर जैसे हो जाएगा ये हमारा 2 4 6 8 ये है, तो इसमें भी हमारा होना चाहिए क्या चीज, 2 4 6 और 8 बराबर समुच्चय, तब ये जाकर के कहलाएगा बराबर समुच्चय। रिक्त समुच्चय, अब आते हैं हम लोग चौथा नंबर पे। तो रिक्त समुच्चय वैसे समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है, उसे हम लोग बोलते हैं रिक्त समुच्चय। जिस समुच्चय के अंदर एक भी अवयव नहीं होता है उसे रिक्त समुच्चय कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि ए बराबर, ये हो जाएगा हमारा एक सेट, इसमें एक भी समुच्चय नहीं है और इसे हम लोग हमेशा फाई के द्वारा सूचित करते हैं। रिक्त समुच्चय को हमेशा हम लोग फाई के द्वारा सूचित किया जाता है। एकल समुच्चय, तो वैसे समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव होता है उसे हम लोग एकल समुच्चय कहते हैं। फिर उप समुच्चय, तो उप समुच्चय हम लोग उसे कहेंगे जब 2 समुच्चय ए और बी इस प्रकार लिया जाए या इस प्रकार हो कि ए के सभी अवयव बी में हो। यदि 2 समुच्चय ए और बी इस प्रकार हो कि ए के सभी अवयव बी में हो तो ए को बी का उपसमुच्चय और बी को ए का अधिसमुच्चय। जैसे हम देखेंगे यहाँ से तो हम लोगों को मिलेगा, यदि 2 समुच्चय ए बी सी डी, एक दूसरा समुच्चय बी ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये हो गया 2 समुच्चय ए और बी इस प्रकार दिए हो कि ए के सभी अवयव बी में हो तो ए को बी का उपसमुच्चय, ए को बी का उपसमुच्चय, यानी ए इसमें है, इसमें भी है, बी इसमें है, इसमें भी है, यानी इसका सभी अवयव इसमें हो तो ए को बी का उपसमुच्चय और बी को ए का अतिसमुच्चय कहते हैं। ये हुआ उपसमुच्चय और अतिसमुच्चय का परिभाषा। चलिए, समुच्चय के कुछ ऐसे
परिभाषित मान है, जिस परिभाषा को हम लिख चुके हैं और आप अगर उतारना चाहते हैं तो आप अपने नोटबुक में इसे नोट कर सकते हैं। जैसे सब परिभाषा जरूरी नहीं है, लेकिन सबको समझना जरूरी है ना, जिसकी जरूरत है उसे हम लिख चुके हैं। जैसे समतुल्य समुच्चय, दो परिमित समुच्चय ए और बी समतुल्य समुच्चय कहलाते हैं। दो गो परिमित समुच्चय जिसमें उसके अवयवों की मान निश्चित होता है उसे हम लोग परिमित समुच्चय कहते हैं। वो दो होना चाहिए, दो को होना चाहिए, ए और बी, वो कहलाता है। यदि दोनों की संख्या समान हो, अगर दोनों की संख्या समान हो, उसमें अवयवों की संख्या समान हो, उसे हम लोग समतुल्य समुच्चय कहते हैं। और इसे हम लोग इस संकेत द्वारा सूचित करते हैं। अगर कोई दो समुच्चय इस प्रकार से वो समतुल्य है तो उसे हम लोग अगर सूचित करेंगे तो इस संकेत द्वारा सूचित करेंगे। या फिर कहीं हम लोगों को अगर मिलता है समतुल्य समुच्चय तो उसे हम लोग अगर इसे सूचित किया गया है तो हम समझ सकते हैं कि ये समतुल्य समुच्चय को सूचित किया गया है। जैसे फिर दूसरा अगला नेक्स्ट नंबर एकल समुच्चय, जिस समुच्चय में एक और केवल एक ही अवयव, केवल एक अवयव हो, उसे हम लोग बोलेंगे एकल समुच्चय कहते हैं। जैसे 3, 0 और 5 भी अगर आता है उसके अंदर तो हम लोग एकल समुच्चय कहेंगे। अनेकों बार पूछा गया प्रश्न है कि 5 एक कैसा समुच्चय, तो 5 को रिक्त समुच्चय कहते हैं। लेकिन 5 अगर किसी ब्रैकेट कोष्टक के अंदर है, मझोला कोष्टक के अंदर, तो वो जो है वो आपका एकल समुच्चय कहलाता है, क्योंकि 5 ही एक समुच्चय एक एलिमेंट बन जाता है। इसे हम लोग एकल समुच्चय कहते हैं। जैसे उप समुच्चय और अधिसमुच्चय, तो यदि दो समुच्चय ए और बी, दो ऐसे समुच्चय हो कि ए के सभी अवयव बी में हो, दो इस प्रकार समुच्चय हो कि ए के सभी अवयव बी में हो, तो बी को ए का उप समुच्चय और बी को ए का अधिसमुच्चय हम लोग कहते हैं। इसे हम लोग इस द्वारा परिभाषित किया जाता है। जैसे आइए हम इसका एग्जाम्पल, उप समुच्चय और अधिसमुच्चय का एग्जाम्पल एक देखते हैं। तो जैसे उप समुच्चय और अधिसमुच्चय का एग्जाम्पल हम देखते हैं तो ये होता है हमारा एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए दो समुच्चय इस प्रकार से दिया हो, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल जैसे में हम देख सकते हैं आपका कि यहाँ पे दिया है a बराबर 2, 4, 6 दिया है, और यहाँ दिया है b 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो a के सभी अवयव b में हैं, a के सभी अवयव b में हैं। 2 है इसमें तो इसमें भी है, 4 है तो 4 है, 5 है तो 6 है तो 6 है। तो a के सभी अवयव b में है। जरूरी नहीं है कि b के सभी अवयव a में हो, a के सभी अवयव b में है तो a को b का उप समुच्चय और b को a का अधिसमुच्चय कहते हैं। ये हुआ एग्जाम्पल। अब हम लोगों को अगला एक्सरसाइज बनाने के लिए, यानी 1.1 NCERT बुक का बनाने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अभी हम आपको समुच्चय के बारे में जो बताया है, वस्तुओं के सुनिश्चित संग्रह को समुच्चय कहा जाता है। जैसे आप एक छोटा सा पॉइंट समझ लीजिए यहाँ से कि कोई भी समुच्चय एक वस्तुओं का सुनिश्चित संग्रह होता है अपने आप में, और वो संग्रह प्रत्येक व्यक्ति के लिए बराबर होता है। जैसे हम आपसे कह दें कि जे से एस से शुरू होने वाले दिन का समूह, एस से शुरू होने वाले दिन का समूह, तो एस से 7 को दिन होता है और 7 में से एस मात्र 2 ही दिन एस से शुरू होता है, जैसे संडे और सैटरडे। तो ये एक समुच्चय है क्योंकि ये चीज प्रत्येक के लिए बराबर होता है, तो इसे हम लोग समुच्चय बोलेंगे। जैसे जे अक्षर से शुरू होने वाले महीनों का समुच्चय, तो जे से शुरू होने वाला तो जून, जनवरी, जून, जुलाई 3 ही होता है, और प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये 3 आपस में बराबर होता है, जिसके कारण ये एक संग्रह है। जैसे हम आपसे बोल दे सबसे खतरनाक जानवरों का समूह, तो एक समुच्चय नहीं है, एक समुच्चय नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे हिसाब से कोई और खतरनाक होगा, आपके हिसाब से कोई और होगा। जिस व्यक्ति को जिससे ज्यादा डर लगता होगा उसके लिए वो खतरनाक होगा, इसलिए एक वस्तुओं का संग्रह नहीं है, सुनिश्चित नहीं है। जैसे हम बोल दे कि 10 सबसे अच्छे क्रिकेटरों का समूह, तो ये भी एक समुच्चय नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपके हिसाब से मेरे हिसाब से अलग अलग हो सकता है। अब यही हम बोल दें कि सचिन तेंदुलकर द्वारा लगाए गए छक्कों का समूह, तो एक समुच्चय है, क्योंकि अभी तक सचिन तेंदुलकर ने जितना लगा दिया है वो रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड है, और उसे हर एक व्यक्ति के लिए वो बराबर है। सचिन तेंदुलकर द्वारा लगाए गए यानी सेंचुरी का समूह, ये भी एक निश्चित है। हनी सिंह द्वारा गाए गए गानों का समूह, ये भी निश्चित है। तो ये हो गया आपका समुच्चय। तो ये समुच्चय वस्तुओं के सुनिश्चित संग्रह को समुच्चय कहा जाता है, और एकदम निश्चित होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये समूह जो होना चाहिए वो निश्चित होना चाहिए। जैसे मान ले हम बोल दिए कि सबसे अच्छे मिठाई का समूह, तो ये एक समुच्चय नहीं है।
कारण यह है कि सबसे अच्छा मिठाई मेरे लिए कुछ और हो सकता है और आपके लिए कुछ और हो सकता है, यानी ये समुच्चय नहीं है, सुनिश्चित और सुपरिभाषित सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो इतना इस चैप्टर, ये अगला चैप्टर के लिए हम लोग इस थ्योरी को समझ करके पढ़ के और अगला एक्सरसाइज हम लोग बनाएंगे। तो अगले वीडियो में फिर हम लोग अगले एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।